आपको यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड का रवैया कैसा लगा? मतलब क्या वो आपको इंटिमिडेट करना चाह रहे थे? आप में खामियाँ ढूँढना चाह रहे थे? या आपसे बस एक फ्री एंड फ्रैंक डिस्कशन करना चाह रहे थे? 2022 में मेरा जो है मेंस नहीं हुआ था, तो हुँ। मैं थोड़ा डेस्परेट था। तो मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करी थी इसकी पैसेजेज़ की। तो मैं 40 तो 50 सेकंड में एक पैसेज करने लगा था। मैं आपकी बात से रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करना चाहूँगा जो आपने कहा ना कि पहले कंसोलिडेशन और उसके बाद आंसर राइटिंग वगैरह, हुँ। मैं फ्रैंकली उसका विपरीत एडवाइस करता हूँ जी। कि आप एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ नॉलेज हाँ। जब आपके पास आ जाए उसके बाद यू बिगिन आंसर राइटिंग, बिकॉज यू विल नेवर बी परफेक्ट इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। कभी भी आप एकदम 100% सेटिस्फैक्शन तो व्यक्ति को कभी नहीं होगी कि अब मेरे जी। पास अब हो गया है मेरा कोई भी सब्जेक्ट, चाहे ज्योग्राफी हो, ऑप्शनल हो। हेलो आशुतोष बेटा। हेलो सर, हाउ आर यू सर? बढ़िया बेटे, आप कैसे हैं? मैं भी सर अच्छा हूँ। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सिविल सर्विस एग्जाम 2024 में 248 रैंक आया है जी। एंड यू हैव नाउ बीन असाइंड द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जी सर। सो इट्स अ वंडरफुल अचीवमेंट और बहुत सालों की मेहनत के बाद ये नतीजा हमें देखने को मिला जी। है ना? सो चलिए आज एंड वेलकम टू द आईएएस गुरुकुल चैनल ऑल्सो। सो आशुतोष बेटा, फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस एक बार अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम आशुतोष शुक्ला है और मैं ओरिजिनली बिलॉन्ग करता हूँ कानपुर के भौसाना गाँव से और वहीं पे मेरा क्लास 5 तक एजुकेशन हुआ है। आफ्टर दैट मेरी एजुकेशन जो है वो क्लास 12 तक जो है कानपुर के सरस्वती ज्ञानमंदिर इंटर कॉलेज से हुई है और वो साइंस स्ट्रीम में थी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है हिंदू कॉलेज से केमिस्ट्री ऑनर्स में और 10+2 तक की मेरी एजुकेशन जो थी वो हिंदी मीडियम में थी और ग्रेजुएशन से मेरा इंग्लिश मीडियम में ट्रांजिशन हुआ है और मेरा 2019 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। ये मेरा 5th अटेम्प्ट था और इन 5 अटेम्प्ट में मैंने 4 बार मेंस लिखा हुआ है और ये मेरा 3rd इंटरव्यू था। तो एक गांव में जन्मे और पले लड़के के दिमाग में आईएएस बनने का विचार कैसे आया? सर मेरे फादर जो हैं वो काफ़ी ड्रीमी आदमी, एक तो उनका ये फितूर था, सपना था कि जो वो लाइफ़ जी रहे हैं, वो अपने बच्चों को नहीं जीने देनी है। हमेशा अच्छी एजुकेशन, अच्छा बेटर करने को लेकर पुश करते रहे। हुँ। दूसरा क्या है कि मेरे पिताजी जब भी कभी तहसील या थाना वगैरह जाते थे, तो ही यूज्ड टू टेल मी कि मतलब कोई कोई प्रॉब्लम थी या कोई सिचुएशन थी, अफ़सर आए गाड़ी से और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और ये सब कहने के बाद मुझसे ये नहीं कहते थे कि तुम्हें ये बनना है, लेकिन उसके बाद एक बात वो जोड़ देते थे कि ये भी किसी के बच्चे हैं, ये सब कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। तो उससे ये बात जो है कहीं न कहीं एक सबकॉन्शियस माइंड में बैठी थी। फिर 10+2 में 12 में मेरे एक सर थे केमिस्ट्री वो सर पढ़ाते थे रंजीत तिवारी जी। वो डीयू और आईएएस के बारे में बताया करते थे। हुँ। तो उससे फिर पता चला कि अफ़सर जो है बनने का रास्ता यूपीएससी, आईएएस के थ्रू निकलता है और बाकी चीज़ें क्लियर हुई डीयू आने के बाद में। और जो आपने तैयारी शुरू करी यूपीएससी की, हुँ। वो आफ्टर योर ग्रेजुएशन के हाँ। कंप्लीशन के बाद आप इसमें जी, मेरा कूदे? चूँकि जो ग्रेजुएशन था वो ऑनर्स में था, जी। तो उसमें 4 क्लासेस मॉर्निंग में 8:50 से 12:50 और 12:50 से 4:50 लैब होती थी प्रॉपर हुँ। 5 डे वीक। तो वहाँ पे प्रिपरेशन करना चाहता था, मेरा ओरिएंटेशन भी था, लेकिन वो हो नहीं पाया, टाइम नहीं मिलता था। तो जो सीरियस प्रिपरेशन है वो ग्रेजुएशन के बाद ही स्टार्ट हो पाई है। और आपने जो यूपीएससी एग्ज़ाम दिया है, हर बार इंग्लिश मीडियम में ही दिया है? जी, हर बार इंग्लिश मीडियम में दिया है। जैसे आपने ज़िक्र किया कि 12वीं तक आपका हिंदी मीडियम था, जी। तो उस वजह से आपको कभी भी कोई हैंडीकैप सा इस चीज़ को लेके महसूस हुआ? लैंग्वेज को लेके? चाहे वो डीयू में कोर्स करते समय या कभी आपको ऐसा लगा कि मेरी इंग्लिश उतना बैकग्राउंड में नहीं है तो उसकी वजह से कोई कमी रह गई है? सर मेरा ये अप्रोच था कि मेरे को सेल्फ अवेयरनेस रखना अच्छा लगता है हुँ। कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। तो जब मैं आया था तब भी मुझे 2-4 दिन में ही पता चल गया था कि अगर इन सभी लोगों के साथ, क्योंकि मैं हिंदू कॉलेज में था, तो हुँ। बहुत अच्छा कॉलेज है डीयू का, कि यस। अगर इन सभी लोगों के साथ में कम्पीट करना है ना, तो मुझे इनसे 2 गुनी या 3 गुनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग से ही इंग्लिश लर्न करना हो या फिर अपने नोट्स अच्छे बनाने हों, हुँ। तो उसको लेकर मैं ज़्यादा एफर्ट डालता था। जैसे इंग्लिश सीखने को लेकर जो है मैं बहुत सारी इंग्लिश की वीडियोज़ देखता था, हुँ। हिस्टोरियंस की, न्यूज़ डिबेट, बीबीसी पे डिबेट, जिससे कि कई बार मैं ये करता था सेम डिबेट हिंदी में और इंग्लिश में देखता था। अच्छा। जिससे कई बार कभी-कभार स्टार्टिंग में इंग्लिश बिल्कुल नहीं समझ में आती थी। तो अगर मैंने वो डिबेट हिंदी में देख रखी है तो इंग्लिश में मुझे थोड़ी-थोड़ी समझ में आती थी। तो ये मेरा फ़ोकस था कि अपनी कमियाँ मुझे मालूम थी, उन पे मुझे वर्क करना था। वेरी गुड। तो कभी भी मैंने वो विक्टिमहुड वाला जो है कि मैं तो इस बैकग्राउंड से हूँ, वो
आई थिंक मैंने अपने अंदर नहीं रखा और ना ही आने दिया। ये है कि उसको आइडेंटिफ़ाई करके उस पे वर्क किया, ज़्यादा मेहनत करी। वंडरफुल। तो जो भी लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं उनसे मैं भी यही कहूँगा कि आप नो डाउट आप डिसप्रिविलेज हैं और आप जो है ना कहीं हैंडीकैप हैं। जो भी बहुत अच्छी स्कूलिंग हुई है जिनकी या बहुत अच्छा उनका जिनका ग्रेजुएशन हुआ है ना, वो नो डाउट आपसे आगे हैं। लेकिन ये आपके लिए कहीं न कहीं हैंडीकैप नहीं बनना चाहिए। अपनी आप जो है ना अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफ़ाई करिए और अगर आपके फ्रेंड्स जो हैं, मान लो जिन्होंने आईटी वगैरह किया है, वो क्लास 10 से एमसीक्यू सॉल्व करने लगते हैं, वो कम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो भी उनका काम चल जाएगा। आपको ज़्यादा करने हैं क्योंकि हुँ, आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस नहीं है, एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं है। तो जो भी है अपनी कमी आइडेंटिफ़ाई करना है, ये नहीं कि हमारे पीयर ग्रुप वाले सारे अच्छे स्कूल से हैं, वो कम मेहनत कर रहे हैं तो हम भी कम करें। सही बात नहीं, है। हमें ज़्यादा मेहनत करनी है। हुँ, तो ये मेरा अप्रोच स्टार्टिंग से था। तो हैंडीकैप था लेकिन उसके लिए ज़्यादा मेहनत करने का जज़्बा भी था मेरे अंदर। वेरी गुड, मतलब बहुत ही एक सकारात्मक हुँ, एटीट्यूड लेके आप चले। हुँ, अ, आशुतोष बेटा ये बताइए कि इस पे थोड़ा-सा और प्रकाश डालिए कि जी, इंग्लिश कैसे इम्प्रूव कर सकता है इंसान जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है, स्पेशली जिसने स्कूल में नहीं हुँ, पढ़ी है ना? तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इस फ्रैंकली एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से इसकी वजह से जूझ रहे हुँ। हैं या एक अपने आप को हैम्पर्ड फील करते हैं। तो तो उसके सबसे प्रैक्टिकल टिप्स बताइए कि कैसे इंसान कर सकता है? कोई भी वर्ड है ना अगर आप उसको 3 अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लेते हैं ना, कोई भी मीनिंग है ना तो तब वो आपको याद हो जाती है। आप एक पन्ने में लिखें हुँ, और याद करें तो आप भूल जाएँगे। कोई भी आपने वर्ड याद किया जो उसको 3 अलग-अलग लोगों से यूज़ कर लीजिए या 3 अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर लीजिए, आपको याद रह जाएगा। तो ये पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। भले ही आपका जो है आपकी स्पोकन इंग्लिश उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप उतनी अच्छी इंग्लिश लिख नहीं पाते, लेकिन आपको ग्रामर के रूल्स जो है ना, आप अपनी 10+2 में उनको अगर वो आपके स्ट्रॉन्ग हुए ना, तो आपको आगे टेंस फॉर्मेशन में, सेंटेंस फॉर्मेशन में, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर बात आती है लर्निंग इंग्लिश की। तो आई थिंक बेस्ट वे जो मुझे लगा, जो मैंने फ़ॉलो किया, मैं तो बहुत सारी यूट्यूब पे हिस्टोरियंस के या डिबेट्स, न्यूज़ डिबेट इंग्लिश में वीडियो सुनता था। हुँ, उससे क्या है कि बहुत सारे वर्ड्स मुझे न्यू मिलते थे, उन वर्ड्स को सर्च करके लिख लिया। फिर अपने दोस्तों से बात करते हुए उन वर्ड्स को मैं यूज़ करता था। कई बार आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी यूज़ होते थे, लेकिन मेरा ये पर्पज़ रहता था उन्हें यूज़ करना है। हुँ, 3, 4, 5 जगह जो वर्ड मैंने सीखे उन्हें कहीं न कहीं फेंक देना है। हुँ, किसी न किसी के सामने। कई बार लोग बोलते भी थे कि तुम अपनी इंग्लिश शो ऑफ करते हो, लेकिन मैं सीख रहा होता था, वेरी गुड। है ना? तो ये हो सकता है। बाकी आप अपनी बाकी आपको अपना स्ट्रेंथ देखना है कि आप किस स्टेज पे हो, क्या आपकी ग्रामर वीक है? अगर आपकी ग्रामर वीक है तो पहले थोड़ा ग्रामर पे ही वर्क कर लीजिए। हुँ, क्योंकि अगर आपकी ग्रामर बिल्कुल भी वीक है ना, तो फिर आपको फिर वो समझ ही नहीं आएगा कि ये वो बात बोल रहा है, ये पैसिव में बोल रहा है, एक्टिव में बोल रहा है, कब पैसिव में बोलना है, कब एक्टिव में बोलना है, कैसे सेंटेंस को आपस में जोड़ते जाना है, चेन बनानी है। इंग्लिश ग्रामर के लिए क्या कोई आपने किताब रेफ़र करी रेनिन मार्टिन या इस प्रकार नहीं की सर, कोई भी? स्कूलिंग में ही मेरी थोड़ी ग्रामर ठीक हो गई थी। अच्छा, वहाँ पे मैं उसका इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ता था, हाँ, तो वो सर ने सुरेंद्र द्विवेदी जी ने उन्होंने ग्रामर अच्छी करवा दी थी हम लोगों की। बढ़िया, लेकिन यही इन्फीरियरिटी नहीं फ़ील करना है। देखिए बात बिल्कुल। ये है ना, आजकल तो नैरेटिव भी काफ़ी चेंज हो गया है। इंग्लिश जो है सिर्फ़ एक लैंग्वेज है सही ना? बात है। और अगर आप इंग्लिश की वजह से इन्फीरियर फ़ील करते हैं ना, तो सिंपल सी बात है, आप अपने और एरिया पे वर्क करिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप नॉवेल्स पढ़िए, आप अपने अलग डाइवर्स सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनाइए, आप अपनी हॉबी डेवलप कीजिए, आप स्पोर्ट में अच्छे हो जाइए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट करेंगी, कि भले ही आपकी इंग्लिश वीक है, मैं सामने वाले कोई भी आदमी दुनिया में परफेक्ट नहीं है। मैं सामने वाले से एक चीज़ में पीछे हो सकता हूँ, लेकिन क्या मैं और ज़्यादा मेहनत करके उससे 4 और चीज़ों में आगे हो सकता हूँ? वेरी गुड। क्या मैं और अपने आप को बेटर ऑर्गनाइज़ कर सकता हूँ? क्या मैं और अपनी नॉलेज बढ़ा सकता हूँ? हुँ, क्या मैं करंट अफ़ेयर में ज़्यादा अच्छा एरिया डेवलप कर सकता हूँ? तो किसी कॉम्प्लेक्स में नहीं रहना है। हर कोई किसी न किसी वीकनेस के साथ जूझ रहा है, बिल्कुल, भले वो उसको शो करे या ना करे। सही बात है। है ना? तो अपन को ज़्यादा मेहनत करनी है। हुँ, आपको जहाँ भी लग रहा है कि ये एरिया मेरा वीक है, वहाँ पे तो आप उस एरिया में ज़्यादा मेहनत कर सकते हो। हुँ, बाकी आप अपने आप को हॉरिज़ॉन्टली एक्सपेंड कर सकते हो, कि भले आप मुझसे एक चीज़ माँगो, लेकिन मैं आपसे 5 चीज़ में आगे होके दिखाऊँगा। सही बात है। तो ऐसे क्या एरिया थे जो आपने चुने थे कि मैं इनमें निपुण होऊँगा अगर मैं मेरे अंग्रेज़ी तो में थोड़ा-सा इंग्लिश कम में तो पहले इंग्लिश में मैंने वर्क करने पे काफ़ी फ़ोकस किया। हुँ, फिर दूसरा ये था कि अपने आप को बेटर ऑर्गनाइज़ करना, हुँ, डिसिप्लिन करना, और यही है करंट अफ़ेयर में बहुत अच्छा इंटरेस्ट डेवलप किया।
मतलब कि ये था कि मेरा ये था कि मैं किसी से भी, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ तो मैं उसी लेवल पे मार्क्स, कांट और इनके लेवल पे जाके बात कर पा रहा हूँ कि नहीं, या फिर मैं इकोनॉमिक्स में बात कर पा रहा हूँ कि नहीं, मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी पे अच्छे से बात कर सकता हूँ कि क्या फिजिकल पॉलिसी है, क्या क्या मॉनेटरी पॉलिसी है। मैं फिलोसफी पे अच्छे से बात कर सकता हूँ। मैं वंडरफुल। अद्वैत वेदांत पे 4 घंटा आराम से बात कर सकता हूँ। मैं आचार्य प्रशांत को सुनता था, तो अद्वैत वेदांत पे मेरा ठीक-ठाक पकड़ है। हम्म। तो ऐसे बहुत सारे एरिया में मैंने हॉरिज़ॉन्टली एक्सपेंड किया कि मुझे इन सारी चीज़ों पे होना चाहिए। तो कोई ना कोई वीकनेस हर किसी के पास है। तो जब आपको हॉरिज़ॉन्टल एक्सपेंशन होगा ना, तो कुछ वीकनेस आपकी छिप जाती हैं, कुछ उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। सही बात है। तो मैं और यूट्यूब पे जैसे मैंने साइकोलॉजी पे भी बहुत सारी वीडियो देखी हुई हैं। हम्म। तो मुझे जो है साइकोलॉजी के भी थोड़ा बहुत मालूम है कि क्या इड है, क्या ईगो है, क्या सुपर ईगो है। यूट्यूब से काफी आपने हाँ, अच्छा इस्तेमाल किया है। जी, एक फ्री और हाँ, रिच रिसोर्स का। जी, जी। वेरी गुड। एंड ये जो आपने बात करी ना नैरेटिव चेंज होने की, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही गृह मंत्री ने भी एक बयान दिया था हुँ। कि जो अंग्रेजी में बात करते हैं उनको शर्म आने लगेगी, ऐसा जमाना आने वाला है फ्यूचर में। अब गृह मंत्री जी की बात है, लेकिन ये तो वही है कि किसी को भी कोई भी लैंग्वेज बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए आई थिंक, एब्सोल्युटली। और ना ही कोई को किसी भी लैंग्वेज बोलने में सुपीरियॉरिटी फील करनी चाहिए। बिल्कुल। और ये जो आपने बात करी ना, आपने अलग अलग विषयों में रुचि डेवलप करी और एक महारत सी हासिल करी, वो शायद आपका जो यूपीएससी का इंटरव्यू है उसके मार्क्स में भी झलकता परहैप्स सर, है क्योंकि ना? वो मेरा इंटरव्यू जो था वो काफ़ी डाइवर्स था। जी। सोशियोलॉजी से शुरू होकर के वो वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लोबल पॉलिटिक्स, आईआर, इन हम्म। सब पे हुआ। तो और वो आपके नंबर भी अच्छे हैं, 195। जी सर, तो इंटरव्यू में आपने हिंदी मीडियम रखा या इंग्लिश रखा? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम रखा। जी। और आपका ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो सर काफ़ी अच्छा था, क्योंकि अगर मैं बताऊँ तो स्टार्टिंग हुआ था कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म से, हाँ जी, और जो हम उसके सोशियोलॉजी में वेबर का जी, पढ़ते हैं। उसके बाद उन्होंने सर ने ये पूछा कि आजकल लोग इससे एग्री नहीं करते हैं। हम्म। तो मैंने बताया कि हाँ, इंडोलॉजिस्ट भी इससे एग्री एग्री नहीं करते हैं। इंडिया में भी कैपिटलिज्म को इमर्जेंस होने के सारे फीचर्स अवेलेबल थे, हम्म। एक्सेप्ट द कॉलोनियल रूल। हम्म। उन्होंने कहा और क्रिटिसिज्म बताओ, तो मैंने और सारे क्रिटिसिज्म बताए थे। फिर सर ने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? फिर मैंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सप्लेन किया, उसके इम्पैक्ट क्या हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया में कोलोनाइजेशन हो गया। हम्म। कोलोनाइजेशन के क्या कारण थे? तो मैंने एक्सटर्नल बताए और इंटरनल थे। इंटरनल में ये हम लोग भी नए ट्रेड रूट्स नहीं ढूँढ पाए। हम लोग भी अपनी फैक्ट्री को नेक्स्ट लेवल पे इम्प्रोवाइज़ नहीं कर पाए, हम्म। इनोवेट नहीं कर पाए। तो ये फिर इसकी बात हुई, क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हुई। उसके बाद फिर इम्पीरियलिज़्म और ग्लोबलाइजेशन की बात हुई। जी। इलॉन मस्क का नियो इम्पीरियलिज़्म की बात हुई। फिर सर ने ये क्वेश्चन ये पूछा था कि वो शशि थरूर साहब का जो ऑक्सफोर्ड में डिबेट में लेक्चर हुआ था जी। कि क्या ब्रिटेन से हम लोगों को रिपरेशन माँगना चाहिए? हम्म। तो मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि रिपरेशन जो थरूर साहब ने बताया वो तो काफ़ी ज़्यादा है, उतनी बड़ी तो उनकी इकोनॉमी भी नहीं है। हम्म। तो हमने कहा सर वो एक सिंबॉलिक वे है, एक टोकन ₹1 भी दे सकते हैं वो लोग, और ये एक एक्नॉलेजमेंट होगा कि आज जो लंदन में या उनके यहाँ जो इतनी वेल्थ है, वो कहीं न कहीं यहाँ के पुअर बंगाल, बिहार, उड़ीसा के फार्मर से एक्सप्रोप्रिएट करके ले गए हैं। बिल्कुल। इस पे फिर बात हुई, फिर ट्रम्प के ऊपर बात हुई कि ट्रम्प के आने से इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीज़ें। और फिर उस समय युवल नोआ हरारी की बुक आई थी नेक्सस, उसके बारे में थोड़ी सी वो बातें। आपने पढ़ी थी? हाँ, मैंने ही बताया था कि मैंने उसका इंटरव्यू देखा, तो उसमें अच्छा। जो की आइडिया थे, मैं कई बार बुक्स आती हैं तो बुक्स पढ़ने का टाइम तो नहीं रहता है, तो जो भी थिंकर्स होते हैं, जो भी राइटर्स होते हैं, उनका डिस्कशन होते हैं, बुक हम्म। बुक प्रमोशनल इंटरव्यू, तो उसमें जो की आइडिया होते हैं वो डिस्कस हो जाते हैं, तो मैं वो सुन लेता हूँ। सही बात है। तो वो मैंने सुना था, तो उसके ऊपर कुछ बातें हुई। मतलब ओवरऑल आपका आपको यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड का रवैया कैसा लगा? मतलब क्या वो आपको इंटिमिडेट करना चाह रहे थे, आप में खामियां ढूंढना चाह रहे थे, या आपसे बस एक फ्री एंड फ्रैंक डिस्कशन करना चाह रहे थे? क्या आपका अगर क्या सर मैं असेसमेंट इसको है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो हम्म। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लोग आपके साथ बैठे हैं। हम्म। उनके जो बात करने का टोन है वो बहुत ही कम है। मैं जितनी तेज़ बोल रहा हूँ उससे भी धीमा है। हम्म। शायद आपको मेहनत करनी पड़े उनकी आवाज़ सुनने में। हम्म। तो वो आपको इंटिमिडेट तो शायद ही कोई करे। मेरे साथ तो मैंने 3 इंटरव्यू दिए हैं। किसी बोर्ड ने इंटिमिडेट तो मुझे बिल्कुल नहीं किया। हम्म। उनका उनका जो आई थिंक एक जो मॉक इंटरव्यू में मैंने देखा है कि 3rd लाइन और 4th लाइन क्वेश्चन पूछते हैं। यस। आप किसी एक्सपर्ट से भी अगर 3rd लाइन और 4th लाइन क्वेश्चन पूछेंगे ना,
वो भी घबरा जाएगा, वो भी नहीं जवाब दे पाएगा। सही बात है। मान लीजिए हम 2 लोगों की जैसे बात हो रही है, तो आप क्रॉस क्वेश्चन कब पूछेंगे? जब आप उस चीज़ से कहीं न कहीं डिसएग्री या तो करते हो, या तो मैं कोई आउटलैंडिश चीज़ बोल दूँ बिल्कुल। कि यूपी की राजधानी क्या है? चेन्नई। तो हुँ, आप उस पे क्वेश्चन पूछेंगे कि कैसे चेन्नई कैसे है? हुँ, तो मतलब कि क्रॉस क्वेश्चन तभी आते हैं जब या तो उनको या तो आप बहुत आउटलैंडिश चीज़ बोल देंगे, बिल्कुल। या तो वो शायद स्लाइटली डिसएग्री करते हो, हुँ, या उन्होंने कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछा यस, कि बुलडोज़र से डिमोलिशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एनकाउंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और आप इसका कहीं न कहीं सेफ आंसर देना चाह रहे हो कि होना भी चाहिए, इफ बट इल्स नेवरदलेस, ये भी बात कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात भी है। देन दे विल पुश यू। ओरिजिनली क्या टू बिलीव टेक करते यू हो? फोर्स यू टू टेक अ स्टैंड। हाँ, कि आपका ओरिजिनली स्टैंड क्या है? जी, तब शायद वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करें। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन नहीं आते हैं, बिल्कुल सही क्योंकि बात है। 25-30 मिनट का टाइम होता है और दे वांट टू आस्क मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन। एब्सोल्युटली। तो इनफैक्ट ये टेंडेंसी मॉक इंटरव्यूज़ में कहीं ज़्यादा होती है। आशुतोष, ये बताइए कि सेगमेंट में लेके चलते हैं। जी। प्रीलिम्स के लिए क्या एक सही अप्रोच है? अगर कोई आज के दिन बच्चा नया तैयारी शुरू कर रहा है। सर, सबसे पहले अप्रोच ये याद रखना चाहिए कि करंट अफेयर के पीछे बहुत ज़्यादा भागना जो है, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, सबको खुद से जज करना चाहिए। हुँ, क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन ही करंट अफेयर के आते हैं, 20 से 25, और उनका ये देखना चाहिए कितने साल पुराने होते हैं, कई बार 2 या 3 साल पुराने होते हैं। जी। फिर जो करंट अफेयर आते हैं, वो हमारी जो सोर्स है, मंथली मैगज़ीन और न्यूज़पेपर से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हुँ, मैं इस पे कोई डेफिनेटिव ओपिनियन नहीं दूँगा, लेकिन हर किसी को एक बार ये देखना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आते हैं, हुँ, पॉलिटी से 15 क्वेश्चन, 15-15 30, 20 क्वेश्चन इकोनॉमी से 50, और 12 क्वेश्चन करीब-करीब साइंस एंड टेक से जी। 62, और 8-9 क्वेश्चन करीब-करीब ज्योग्राफी से। 70 क्वेश्चन ही हो गए। हुँ, इन 70 क्वेश्चन में 80% क्वेश्चन जो हैं वो स्टैटिक रहेंगे। बिल्कुल। इनका 80% करीब-करीब 60 क्वेश्चन के आस-पास हो गया है। हुँ, इन 60 क्वेश्चन में अगर आप 50 क्वेश्चन सही कर लेते हो, हुँ, फिर आपको 10 क्वेश्चन और खींच के लाने हैं। हुँ, क्योंकि जैसे ही आपके 60 क्वेश्चन सही हुए, फिर उसके बाद अगर आप 35 क्वेश्चन भी गलत कर देते हो ना, या 30 क्वेश्चन मान लो गलत कर देते हो ना, फिर भी आपके 50 क्वेश्चन सेफ बच गए, माइनस मार्किंग हटा के 100 नंबर। तो हमको फोकस जो करना है ना, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और ज्योग्राफी, हुँ, और वो एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के पीछे जो लोगों का आईएफएस नहीं है, सिर्फ बेसिक बुक करनी चाहिए। आपके पास कोई एनवायरनमेंट की खबर आ जाए, खुद चल के आ जाए, न्यूज़पेपर में मिल जाए, आपके सोर्स मिल जाए, तभी देखना चाहिए। उसके पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना चाहिए। हुँ, क्योंकि वो लोग, अब देखो 2 साल पहले वो एनिमल बिहेवियर पूछ रहे हैं कि एक कोई टिड्डा था, वो कि हॉरिजॉन्टल उड़ता है कि वर्टिकल उड़ता है? गिलहरी ज़मीन में बनाती है घोंसला कि पेड़ पे बनाती है? कैसे पढ़ोगे इसको? सही कहाँ बात से पढ़ेंगे आप? और इसके पीछे भागना नहीं। जब आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस सेंटर, इनसे आप आराम से 50 क्वेश्चन जब आप निकाल सकते हो। हुँ, लेकिन ये है कि इसके लिए आपको ये नहीं कि आपने सिर्फ टिक लगाया है हुँ, कि ये सब्जेक्ट मैंने खत्म कर दिया। हुँ, नहीं, अच्छे से आपको आना चाहिए। क्वालिटी जो है, जी। क्वालिटी में वर्क होना चाहिए। इसीलिए मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि डेली टारगेट मत बनाओ, हुँ, वीकली टारगेट बनाओ। सही बात है। इससे क्या है ना, मंडे को आपका टारगेट नहीं पूरा हुआ ना, तो आप रश करके उसको टारगेट पूरा नहीं करोगे। आप सोचोगे कि मैं ट्यूसडे को ज़्यादा मेहनत कर लूँगा, सही बात है। या वेडनेसडे को मेहनत कर लूँगा, हुँ, या आपने जैसे संडे को ब्रेक देकर रखा अपने शेड्यूल में, तो आप संडे को जो बचा वो पूरा कर लोगे जाके। तो इससे ना आपका क्वालिटी पे वर्क होगा, हुँ, और एग्ज़ाम में आपको वर्क आपकी वो क्वालिटी आएगी, अगर आपको वो टॉपिक अच्छे से आ गया है। हुँ, रादर देन आपने अपने शेड्यूल में टिक लगा लिया कि मेरा ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। सही बात है। तो जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनको पढ़ना है। सारी स्टैंडर्ड बुक सेम है, सबके पास सेम है। उसके बाद एक बार स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने के बाद दोबारा से एक बार एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी है। हुँ, क्योंकि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी ईज़ी, और वो बच्चों के लिए लिखी गई है। वो 10, 11, 12 साल के बच्चे के लिए लिखी गई है। तो पहले बार पढ़ने में वो काफ़ी स्टोरी लाइक फ़ील होती है। हुँ, लेकिन जब दूसरी बार पढ़ो तब पता चलता है कि ये टेक्निकल बातों को ईज़ी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है। हुँ, तो जो कुछ गैप्स रह जाते हैं, या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ पाती हैं, वो पूरी हो जाती हैं। और फिर उसके बाद आप पीवाईक्यू लगाइए, 30 ईयर के प्रीलिम्स के पीवाईक्यू लगाइए। और पीवाईक्यू लगाना कहीं न आपकी कॉन्फिडेंस बूस्टर एक्सरसाइज हो सकती है। बट पीवाईक्यू एक व्यक्ति शायद एक ही बार लगा पाएगा, बिकॉज़ अगर अगली बार फिर से वही पीवाईक्यू लगाएगा, रिपिटिशन होगा। अगर फिर आपको मॉक्स करने पड़ेंगे या करने अगर चाहिए, नहीं 3-4 चाहिए? महीने का ब्रेक हो गया है ना, हुँ, ट्रस्ट मी सर, एक पहली बार में जो क्वेश्चन गलत करता था, दोबारा भी वही गलत हो जाता था। अच्छा। हुँ,
बट नॉवेल्टी फैक्टर तो नहीं रहेगा। एक बार मान लो आपने यूपीएससी के पीवाईक्यू लगा लिए, हाँ फिर कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट या कुछ मैगजीन जो है ना, हाँ वो सारे स्टेट पीएससी के भी क्वेश्चन को कंबाइंड करके बुकलेट बनाती हैं, अगली बार उसको लगा लिया। क्या है ना कि कोचिंग का मैगजीन, मैं किसी कोचिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन क्या है ना, या तो वो स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंच पाते हैं जी या तो वो अपनी कोचिंग के करंट अफेयर 30 35 40 डाल देंगे, बिल्कुल। और वो यूपीएससी में रहना नहीं है। एंड वेरी फ्रैंकली एज अ कोचिंग वाला आई कैन टेल यू कि अब कोचिंग को भी क्या है, बाल की खाल उतारनी पड़ती है, हाँ क्योंकि अब यूपीएससी को तो एक्चुअली साल में इतने ही सवाल बनाने हैं, हाँ। कोचिंग को तो हर साल और स्पेसिफिक टॉपिक पे सेक्शनल टेस्ट के लिए अलग बनाने हैं। और दूसरा बात सर, बैलेंस। यूपीएससी बहुत ही क्यूट, बहुत ही स्वीट बैलेंस मेंटेन करता है। वो इजी क्वेश्चन भी देगा, मॉडरेट भी देगा, डिफिकल्ट भी देगा। आई थिंक वो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है किसी भी कोचिंग से एक्सपेक्ट करना सही बात है कि वो बैलेंस मेंटेन कर देंगे। जी। तो दिसंबर तक आई थिंक पीवाईक्यू पे फोकस करना चाहिए, उसके बाद आप टेट सीरीज वगैरह लगा सकते हैं। एक बात सर मैं और बोलना चाहूंगा, प्लीज। सर पीवाईक्यू की सब लोग जब प्रैक्टिस करें ना, तो उसमें टाइम का भी ख्याल रखें। यूपीएससी का पेपर 3 घंटे में कोई भी सॉल्व कर सकता है। सही बात है। तो जब आप पीवाईक्यू लगाइए, कोशिश करिए आपका स्ट्राइक रेट 1 मिनट में 2 क्वेश्चन का होना चाहिए। इससे आपके क्या है, 50 मिनट में 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, और वहीं पे यही आपको यूपीएससी में करना है। अगर आपका फर्स्ट राउंड 50 मिनट में हो जाएगा ना, फिर आप बहुत कॉन्फिडेंस फील करोगे, बबल भरने का भी टाइम होगा, और आपके पास जो है ना, जो आपने डबल ब्लॉक करके दिया है, जो आपने छोड़ दिया है कि दोबारा आके देखेंगे, उसके लिए भी टाइम होगा। क्या होता है ना, जब आपका फर्स्ट राउंड 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट में होता है ना, फिर पैनिक सेटिंग हो जाता है। फिर जो है ना, फिर ना गोले भी भरने में गलती हो सकती है, जो आपने क्वेश्चन दोबारा देखने के लिए छोड़े हुए हैं उसमें भी गलती हो सकती है। स्टूडेंट्स, आप आशुतोष की इस राय को सीरियसली लीजिएगा, बिकॉज आपने प्रीलिम्स 4 बार तो क्लियर किया हुआ है। दिया कितनी बार है टोटल? 5 बार दिया। 5 बार दिया है, जिसमें से 4 बार क्लियर किया है, तो देयर इज डेफिनेटली समथिंग राइट जो ये कर रहे हैं, एटलीस्ट प्रीलिम्स को लेके। तो आशुतोष, अब मेंस के ऊपर आते हैं। अच्छा, सीसैट छूट गया है। हाँ, सीसैट भी छूटा है। आपका साइंस बैकग्राउंड है, यू हैव डन बीएससी, है ना? तो कई बार साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे सीसैट को थोड़ा हल्के में ले लेते हैं। हाँ, और मैंने वो भी भी लिया था। आपने भी लिया था। हाँ। और 2-3 साल पहले आप बच्चों को काफी उसमें झटका भी लगा है, जब वो सरप्राइजिंगली टफ आ गया था 23 का। तो ब्रीफली बताएं, सीसैट के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए? सीसैट का सर एक पेपर है जिसमें सेल्फ अवेयरनेस, ऑनेस्टी का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। अभी मैं बताऊंगा कैसे। सेल्फ अवेयरनेस ये है कि आपको एग्जाम के पहले ये मालूम होना चाहिए कि आपका कौन सा एरिया स्ट्रांग है, कौन सा एरिया वीक है। अगर आपका मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग नहीं है, तो आप अपना रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की प्रैक्टिस करके भी अच्छे से 28 क्वेश्चन आते हैं, आप उनमें से 25 क्वेश्चन अगर करें तो 20-22 से ही सही कर सकते हैं। 20 से 22 तो कोई भी कर सकता है। तो डेली न्यूज़पेपर अगर पढ़ेंगे तो आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की स्किल डेवलप हो जाएगी। एग्जाम के 15 दिन पहले 2011 से लेकर 24 तक सारे पीवाईक्यू 2-4-5 दिन लगातार वही सॉल्व कर डालिए। उससे क्या होगा कि आपकी एक तो स्पीड बढ़ जाएगी जी, और दूसरा आपकी जो है स्ट्राइक रेट बढ़ जाएगा। तो एक पैसेज को करने में अगर 1 से 1.5 मिनट आप लगा रहे ना, तो फिर आपके 40 मिनट में पैसे हो जाएंगे। एक मैं थोड़ी सी सेल्फ बूस्टिंग बात बोल देता हूँ कि 2022 में मेरा जो है मेंस नहीं हुआ था, तो मैं थोड़ा डेस्परेट था। तो मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करी थी इसकी, पैसेजेस की। तो मैं 40 से 50 सेकंड में एक पैसेज करने लगा था। तो 1.5 मिनट में तो कोई भी कर सकता है अगर प्रैक्टिस करी जाए। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि मैथ और रीजनिंग में भी आपको, अगर आपकी मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांग है फिर तो कोई बात ही नहीं। अगर स्ट्रांग नहीं फिर भी आप कुछ एरिया आइडेंटिफाई कर सकते हो जिनको कोई भी कर सकता है। जैसे सिलोजिज्म हो गया, टाइम और डिस्टेंस हो गया, डायरेक्शन हो गया। एक वो आता है सीक्वेंस में कि एक लाइन में 15 लोग खड़े हैं, आगे से पीछे, आगे से इतना, पीछे से इतना। एक वो डायरेक्शन वाला आता है कि 15 किलोमीटर ईस्ट चलने के बाद में फिर लेफ्ट मुड़ गया, राइट मुड़ गए। या फिर ये जो रीजनिंग में आते हैं कि 5, 13, 21, फिर बीच में एक नंबर गायब रहेगा, ये वाले ABCD ये वाले। तो कुछ आपको कितने, अगर आपने 22 क्वेश्चन करीब, अगर आपने 25 क्वेश्चन इसके कर लिए हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के, उसमें 20-22 का स्ट्राइक रेट जा रहा है, तो आपको 20 ही क्वेश्चन तो मैथ और रीजनिंग के छूने हैं। और उसमें आपको वो क्वेश्चन छूने जिसमें गलत होने के चांसेस कम हो। और अगर आप 15 क्वेश्चन कर लेंगे भी, अगर 20 क्वेश्चन करेंगे, अगर आप 15 क्वेश्चन भी सही कर लेंगे ना, तो 20 कॉम्प्रहेंशन के सही, 15 मैथ के सही, 35 क्वेश्चन हो गए। आपने 45 किए,
33 34 32 33 क्वेश्चन आपके पॉजिटिव बच जाएंगे, तो सीसेट हो जाएगा। तो मेरा तो सीसेट हर बार भी 2023 में भी इसीलिए हुआ था क्योंकि मेरे आरसी उस बार जो है 22 सही थे, तो उस वजह से बाकी मैथ में 4 5 6 7 क्वेश्चन तो निकल ही आएंगे सही सही। आशुतोष, जीएस की तैयारी आपने पूरी सेल्फ प्रिपरेशन से की है। जी बहुत बच्चे ये करना चाहते हैं, चाहे उसके कोई आर्थिक कारण हो या कई बार क्लासेस में इतने घंटे बैठना वर्थ इट नहीं लगता व्यक्ति को जीएस के हिसाब से कि अल्टीमेटली खुद किताब तो पढ़नी ही है, जी जो भी कारण हो। हम्म। परंतु फिर जब बच्चा खुद करने जाता है तो उसमें खोसा जाता हम्म। है ना, कि डायरेक्शनलेस सा हो जाता है। तो उसके लिए थोड़ा सा एडवाइस करें कि प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर कैसे करें जब खुद प्रिपेयर कर रहे हैं जीएस प्रिपरेशन को। सबसे पहले तो अगर किसी के पास रिसोर्स अवेलेबल हैं तो कोचिंग कर लेनी चाहिए जी। क्योंकि मेरे पास कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए मैं नहीं करी। उससे क्या हुआ कि मुझे मल्टीप्लिसिटी ऑफ एफर्ट्स लगे, क्योंकि एक ये रहता है कि शायद मुझे मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है और मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है, जीसी लियोंग भी पढ़ा है, तो ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ एफर्ट हो जाता है। सही बात। तो अगर रिसोर्सेस हैं तो फिर कोचिंग कर लेनी चाहिए। अगर रिसोर्सेस नहीं है फिर भी आपका हो सकता है मेरा हो गया, तो उसके लिए यही है कि कहीं भी किसी भी टॉपर पे या किसी भी मेंटर पे यकीन करो एक बार और अपने रिसोर्सेज फिक्स कर लो। फिर कोशिश करो कि रिसोर्सेज ना बढ़े, उन्हीं पे रिवीजन करके ज़्यादा बढ़े। और आज के ज़माने में यूट्यूब पे बहुत ही अच्छे अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। सही बात है। मेरी डीकेटी के चैनल पे एक वीडियो है जिसमें मैंने यूट्यूब के सारे रिसोर्सेज जो हैं लिस्ट आउट किए हुए हैं कि आप हिस्ट्री का कहाँ से देख सकते हैं, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, ज्योग्राफी का। तो कुछ कुछ चीज़ें जो हैं जो लोग विदाउट कोचिंग करना चाहते हैं उनको ये ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि आपको डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा रखना पड़ेगा। आपके पास एक ईयर लॉन्ग प्लान होना चाहिए कि कैसे आप अपना पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे। फिर आपको हर सब्जेक्ट वाइज प्लान होना चाहिए कि आप पॉलिटी में कितना दिन देंगे, इकोनॉमी में कितना दिन देंगे, ज्योग्राफी में कितना दिन देंगे। इससे आप ना परेशान नहीं होंगे। क्या है कि कोचिंग नहीं होती है ना, कोचिंग में तो बच्चे रेगुलर जाते हैं, क्लास चलती है, एक दूसरे से बात करते हैं, तो एक उनका स्ट्रक्चर चला करता है। यस। जब आप कोचिंग नहीं करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ओवरवेल्म होने लगते हैं कि अभी तो मेरा सारा कुछ पड़ा हुआ है। तो अगर आप एक ना ईयर लॉन्ग बना लेंगे कि 2 महीने मुझे पॉलिटी में लगेंगे, 1 महीना इकोनॉमी में या 2 महीना, तो आपको मालूम होगा जब आप पॉलिटी कर रहे होंगे ना तब आपके दिमाग में टेंशन नहीं होगी कि मेरा सारा कुछ छूट रहा है या मेरा हो भी पाएगा कि नहीं। आपको मालूम होगा कि अगर मैं अपने स्टिपुलेटेड टाइम में पॉलिटी कर लूँगा तो मैं फिर अपने तो मेरा ईयर एंड खत्म होते होते मेरा सब कुछ हो जाएगा। एक तो ईयर लॉन्ग शेड्यूल, बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन होना चाहिए क्योंकि आप कोचिंग नहीं जा रहे हो, वो आपको आपके पास वो पीयर प्रेशर भी नहीं है। पीयर प्रेशर से क्या है ना, कई बार मोटिवेशन कॉन्फिडेंस रहता है कि सब लोग कर रहे हैं मुझे भी करना है। तो अगर आप में बहुत ही अच्छा सेल्फ डिसिप्लिन है तो आप ये कर सकते हैं, और अगर आप में नहीं है तो आपको वो मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक ये है कि आप एक अपने लिए मिनिमम थ्रेशोल्ड डेवलप कर सकते हैं कि नो मैटर व्हाट हैपेंस मैं 6 to 7 आवर्स तो पढ़ूंगा। तबीयत भी खराब हो जाए तब भी आप कोशिश करो 4-5 घंटे पढ़ लो। बहुत ज़्यादा खराब है तो आप फिर ये करो कि अगले दिन जो है अगले दिन के पूरे घंटे तो पढ़ने हैं, और जो जो आपने मिनिमम थ्रेशोल्ड बनाई भले वो 6 घंटे की बनाई, उसको मुझे अगले दिन करना है। तो ये थोड़ा मिनिमम थ्रेशोल्ड तो करनी ही करनी है। 6 आवर्स की बना लें, 7 आवर्स की बना लें, धीरे धीरे आपकी वो मिनिमम थ्रेशोल्ड बढ़ती जाएगी। आप धीरे धीरे आप अगर रेगुलर पढ़ेंगे तो आप 8 आवर्स डेली पढ़ने लगेंगे तो वो आपकी मिनिमम थ्रेशोल्ड हो जाएगी। तो ये आप डिसिप्लिन बनाने के लिए कर सकते हैं। बाकी रिसोर्सेज लिमिटेड रखना है, बिल्कुल। और जो भी टीचर से करना है उसमें फिर ये ट्रस्ट करना है। और मेरा अप्रोच जो था कहीं ना कहीं वो नॉलेज अप्रोच था, उसकी वजह से शायद मुझे ज़्यादा टाइम लग गए हैं। तो आपने एक टीचर एक जगह से कर लिया है, उसके बाद दूसरे टीचर या दूसरे वीडियो की तरफ ना जा करके उसी पे प्रैक्टिस बढ़ानी है। पीवाईक्यू सॉल्व करना है, मेंस के पीवाईक्यू सॉल्व करना है, टेट सीरीज लगानी है। मेरा अप्रोच कहीं ना कहीं नॉलेज अप्रोच था कि पहले सब चीज़ें आ जाएं। नो डाउट कंटेंट कंसोलिडेशन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका अगर कंटेंट कंसोलिडेशन नहीं है और आप आंसर राइटिंग वगैरह कर रहे हैं तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। फिर आपको कंटेंट कंसोलिडेट करने के लिए बार बार टीचर से बार बार नए कोर्स परचेज करने पड़ेंगे। तो कंटेंट कंसोलिडेशन कर लो, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा रिपीटिशन नहीं करना है कि इस टीचर का कर लिया उस टीचर का भी कर लिया। सही बात है। देखिए, हर बच्चे को यूपीएससी की लाइन में, पर्टिकुलरली आज के ज़माने में सोशल मीडिया और इंटरनेट का ज़माना है, तो फोमो तो कंटिन्यूसली लगा रहता है कि यार ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, उस टॉपर ने ये किताबें बोल दी, उसने ये बता दी, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ना हो। अखबार भी दो कई पढ़ लेते हैं इसी चक्कर में,
है, तो उसको तो इनफैक्ट इंसान को कंट्रोल करना आना चाहिए। कई लोग अखबार की समरी और वो एनालिसिस भी देखते हैं अखबार पढ़ने के बाद भी। हाँ, पर एक का मैं आपकी बात से रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करना चाहूंगा, जो आपने ये कहा ना कि पहले कंसोलिडेशन और उसके बाद आंसर राइटिंग वगैरह, मैं फ्रैंकली उसका विपरीत एडवाइस करता हूँ जी। कि आप एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ नॉलेज हाँ। जब आपके पास आ जाए उसके बाद यू बिगिन आंसर राइटिंग, ये भी rather than postponing it for because you will never be perfect in terms of knowledge. कभी भी आप एकदम 100% सेटिस्फैक्शन तो व्यक्ति को कभी नहीं होगी कि अब मेरे पास अब हो गया है मेरा कोई भी सब्जेक्ट, चाहे ज्योग्राफी हो, ऑप्शनल हो, कोई भी। ओवरऑल सर मैं यही बोलना चाह रहा था, शायद मैं सही वर्ड नहीं यूज कर पाया, कि वही मैं बोला कि बार बार रिपीटिशन और बार बार नए टीचर के पास नहीं जाना। एक बार आपका हो गया, एक बार कंसोलिडेशन हो गया, एक अच्छा आपका बेस बन गया, फिर आप प्रैक्टिस करो और फिर वो प्रैक्टिस के थ्रू बाकी इंप्रूवमेंट होगा जी, रादर देन कि आप एक परफेक्ट स्टेज पे पहुंच गए हैं कि वो कभी नहीं आएगा। दैट इज वेरी ट्रू। आशुतोष बेटे, ये बताओ, अब आपके ऑप्शनल की बात करते हैं। जी। आपने साइंस बैकग्राउंड के हो, बीएससी किया हुआ है हिंदू कॉलेज से, जी। तो ये सोशियोलॉजी क्यों ले लिया? सर क्या है कि सेकंड ईयर के बाद मुझे पता चल गया था कि केमिस्ट्री में मेरा फ्यूचर नहीं है, और जैसे मैंने बताया कि मेरे कुछ और इंटरेस्ट थे, तो मेरे जो पीजी वगैरह में जो फ्लैटमेट थे उनका हिंदी वगैरह का था, तो नॉवेल्स वगैरह पढ़ने का बहुत सारा शौक मुझे लग गया। प्रेमचंद जी के नॉवेल, मंटो का लिटरेचर पढ़ना, धर्मवीर भारती के नॉवेल्स पढ़ना, ये सारी चीज़ें, तो इससे एक जो है सोशियोलॉजिकल कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं डेवलप हुई। और प्रेमचंद जी तो आई थिंक बहुत ही बड़े सोशियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने जो ग्रामीण परिवेश और जो सारी चीज़ें, हर स्ट्रक्चर का, मैरिज का स्ट्रक्चर, विलेज का स्ट्रक्चर, फ्यूडलिज्म का स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर तो बहुत ही अच्छे से लिखा है। इंटरेस्ट डेवलप हो गया उससे मेरा। नहीं, पर फ्रैंकली सोशियोलॉजी क्यों, आप हिंदी लिटरेचर ले लेते, आप फिलोसफी ले लेते, वो भी कहीं ना कहीं झलकती है, और कई चॉइसेस हैं। एंथ्रोपोलॉजी एक रिलेटेड सा डिसिप्लिन है, वहाँ पे भी गाँव की, ट्राइब्स की, कई ऐसे सामाजिक चीज़ों की बात है। एंड आपने भी शायद कंसिडर किए होंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो वो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा था कि यू जीरो डाउन ऑन सोशियोलॉजी? बाकी एक तो मेरा इंटरेस्ट था, बाकी प्रैक्टिकलिटी की चीज़ें थी। सोशियोलॉजी का सिलेबस छोटा है। यस। सोशियोलॉजी में अभी तो कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट आने लगे, पहले क्या था, करीब 60% क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू ही रिपीट होते थे। रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हैं, गाइडेंस, मेंटरशिप, टीचिंग, कोचिंग अच्छी अवेलेबल है, ऐसे में हेल्प करता है। आजकल सोशियोलॉजी का रेलेवेंस जीएस 1 में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इस बार शायद 2024 वाले मेंस में शायद 9 क्वेश्चन आए हुए थे, और मेरा सोशियोलॉजी भगवान की दया से थोड़ा ठीक ठाक रहा है, लेकिन मुझे भी वो क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होती है जो जीएस 1 में आते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ह्यूमन ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी को मिक्स करके वो क्वेश्चन होते हैं कहीं ना कहीं। तो ये बाकी तो प्रैक्टिकल रीजन थे, और मेरा इंटरेस्ट प्लस प्रैक्टिकल रीजन, तो ये प्रैक्टिकल रीजन बहुत ही सॉलिड है। इंटरेस्ट को भी एक बार ख्याल में रखा जा सकता है, क्योंकि कई बार भगवान ना करे किसी के अटेम्प्ट बढ़े, लेकिन कई बार अटेम्प्ट बढ़ जाते हैं तो उस सब्जेक्ट को बार बार पढ़ना, वो इंटरेस्ट हो तभी पॉसिबल हो पाता है। ये बताइए, सोशियोलॉजी में आपने आगे जाके एमए भी किया जी। अपने 5-1 साल की जर्नी में, आपको लगता है कि मास्टर्स करने का यूपीएससी एग्जाम में कोई बेनिफिट मिला है, या फिर फ्रैंकली वो एक फिलर था, या प्लान बी कह लो, बैकअप था, जो भी था, कि कुछ तो दिखना चाहिए रेज्यूमे में, या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शनल में नंबर इंसान के ज्यादा आने का बिल्कुल भी संभावना है अगर वो मास्टर्स करें? सिंपल सी बात है सर, क्योंकि वो हम लोग इग्नू वगैरह से कहीं ना कहीं करते हैं, जहाँ पे एग्जाम के टाइम पे थोड़ा सा पढ़ के दे आए, तो अगर कोई उसको सीरियसली ले रहा है, कोई वो जो मॉड्यूल्स मिल रहे हैं उनको पढ़ रहा है, तो हो सकता है नंबर उनके बढ़ जाएं। लेकिन जैसा जहाँ तक मेरी बात है, क्योंकि मैंने मॉड्यूल्स पढ़े नहीं, सिर्फ जाके पेपर दे के आया, तो आपने अपने ऑप्शनल की तो जो तैयारी है उसका इस्तेमाल किया एमए करने में, रादर देन अदर वे राउंड। जी जी जी, तो उससे एमए से तो कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल से मेरा एमए कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऑप्शनल में कुछ चीजें हैं, कई बच्चों का, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, ये ट्रेंड रहा है कि जब बच्चा रॉ होता है तब ज्यादा नंबर आ रहे हैं, और जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, नॉलेज बढ़ रही है, मोर रिचर कंटेंट आ रहा है आंसर में, नंबर घट रहे हैं। और ये आपके में भी देखने को मिला है कि आपके 290 के करीब भी आ रखे हैं, है ना, और आपके 250 की रेंज में भी आ रखे हैं ज्यादा नॉलेज होने के बाद। तो इससे कोई इंसान क्या इन्फ्रेंस निकाले? पहले तो मेरे कुछ गेस हैं किस वजह से ही होता है। पहला तो सर ये है, जब रॉ नॉलेज होती है ना, तो जो आंसर होते हैं उसमें फ्लो होता है, बहुत ही नेचुरल सा फ्लो होता है, अपने एग्जाम्पल्स, अपने ऑब्जर्वेशंस आते हैं,
बहुत ही सीमलेसली। जी, और थिंकर्स का यूज होता है लेकिन ओवर नहीं होता है। सही बात है। अटेम्प्ट बढ़ते हैं, हम थिंकर का यूज बढ़ाते हैं, हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस सेक्शनलिटी बढ़ाते हैं कि मार्क्स की क्रिटिसिज्म में क्या हम पार्सन यूज कर सकते हैं, पार्सन में क्या मीड यूज कर सकते हैं, ये सब कुछ, ये सब क्रिएटिविटी करना शुरू करते हैं। इससे कहीं ना कहीं फ्लो बिगड़ता है, और फ्लो बिगड़ता है तो आंसर बहुत ही थोपा हुआ लगता है, बहुत ही मैकेनिकल सा आंसर लगता है। सही बात है। और फिर कुछ और नॉलेज बढ़ी, फिर कुछ और कीवर्ड ऐड किए, सेकंड पेपर में कुछ बहुत ज़्यादा कीवर्ड ऐड कर दिए, तो उस चक्कर में क्या है कि आंसर कम, वो आंसर जो है मैकेनिकल हो जाता है, फ्लो बिगड़ जाता है, नेचुरल टच चला जाता है, और सबके आंसर आइडेंटिकल हो जाते हैं। क्योंकि जब आपका रॉ है ना, वो कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा, लेकिन थिंकर बहुत सारे लोग सेम लिखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के रिसोर्सेज इस पूरे इंडस्ट्री में, रिसोर्सेज मोर और लेस सबके सेम है। सही बात है। फिर वो आंसर आइडेंटिकल हो जाते हैं। और ऑप्शनल और एसे में तो आपकी नोवेल्टी दिखनी चाहिए, सही बात है। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आइडेंटिकल आंसर होंगे दैट मीन समथिंग इज नॉट गुड। इसमें एक चीज़ मैं ये भी ऐड करूँगा कि जब इंसान नया-नया होता है प्रिपरेशन में, स्टूडेंट अपने पहला जब या दूसरा अटेम्प्ट दे रहा होता है, तब यू आर मोर कंसर्न्ड अबाउट मीटिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। हाँ जब आप ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेते हो तो शायद फोकस थोड़ा हो जाता है अपना ज्ञान शो ऑफ करने में, जी, है कि यार ये 3 थिंकर और पता है, वो फिट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, मैं घुसेड़ दूँ, लिंग घुसेड़ देना। है ना? तो उसकी वजह से जो आंसर की जो क्वालिटी है, हाँ। जो कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन शुड बी मेट, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। अच्छा, ये बताइए कि क्या आप कोई ऐसा दिमाग में वो लेके चलते थे कि यार इतने थिंकर्स तो डालने हैं या डालने चाहिए, एनी सच क्राइटेरिया बेयर मिनिमम? बहुत बच्चे पूछते हैं मुझसे 10 नंबर के क्वेश्चन में कितने लिखे हैं, 20 मार्क। डिमांड को ध्यान में रखिए, डिमांड और पैराग्राफ पॉइंट वाला, पैराग्राफ और पॉइंट वाला पॉइंट भी मैं यही एड्रेस कर देता हूँ। हाँ, डिमांड शुड गाइड द स्ट्रक्चर, सही बात कि पैराग्राफ में लिखना है कि पॉइंट में लिखना है। अगर एनालिसिस है तो वो पैराग्राफ में ही जाएगी। अगर इन्यूमरेट करने को लिख दिया है, लिस्ट आउट करने को लिख दिया है, या फिर जैसे आप जो है बेबेरियन ब्यूरोक्रेसी के फीचर्स बता रहे हैं, तो वो तो आप पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे, वो तो आप पॉइंट्स में लिखेंगे। सही बात है। तो डिमांड जो है ना वो गाइड करनी चाहिए। फिर बात रही थिंकर की, तो थिंकर अगर जो आर्गुमेंट आप डालना चाह रहे हो, पहले आपके दिमाग में आर्गुमेंट आना चाहिए, फिर थिंकर आना चाहिए सही कि बात क्या उस आर्गुमेंट को बैक करने वाला आर्गुमेंट किसी थिंकर ने कहा है। सही बात है। तो उससे क्या है ना, फ्लो रहता है। अभी मैं कुछ काम वगैरह कर रहा था, तो कई बार आंसर लोग थिंकर के नाम से शुरू कर देते हैं, बिल्कुल। मार्क्स सेट दिस या थिंकर से शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं फ्लो बिगड़ता है। पहले आप बात कहिए, सही बात। फिर वो थिंकर की बात ऐड करिए, इससे फ्लो रहता है। जब भी फ्लो टूटता है तो ऐसा लगता है कि मेकडअप है, मैकेनिकल आंसर है, वो पढ़ने में उतना स्मूथ नहीं रहता है, और आर्गुमेंट भी नहीं बिल्ड हो पाता उतना अच्छा। बिल्कुल, मैंने खुद इतनी कॉपियां देखी हैं, बच्चे का ऑब्सेशन होता है कि थिंकर्स मेंशन कर दो, क्योंकि यू आर राइटिंग रीजंस फॉर समथिंग, हाँ। और नीचे नाम से शुरू हो रहा है, मार्क्स ये कह रहा है, एल्थुजर ये कह रहा है, बात तो कही है पहले। क्योंकि आप आर्गुमेंट, क्योंकि आपको आंसर के क्वेश्चन के आंसर में आपको आर्गुमेंट देने, सपोर्टिंग अगेंस्ट में, आपको थिंकर के थ्रू हो जाए अच्छी बात है, लेकिन थिंकर लिखने ये किसी ने नहीं कहा है। बिल्कुल। एक चीज बताइए, आजकल हर साल यूपीएससी सोशियोलॉजी पेपर्स में एक दो जो मैं फ्रैंकली कहूँगा टेढ़े सवाल होते हैं, कंप्लीटली ऑफ द एक्सपेक्टेड, मतलब ना पीवाईक्यूज से इन्फर्ड होते हैं, ना सिलेबस में छपे होते हैं, कुछ ना कुछ हर साल एक दो पूछ रहा है, और ये बहुत बच्चों को एक तरह से एक स्टम्बलिंग ब्लॉक सा दिखता है कि कभी डेविड मॉर्गन पूछ लिया, कभी वो कौन सा पूछ लिया था, एक कास्ट एंड क्लास कॉन्ट्रडिक्शन, कॉलोनियल कॉन्ट्रडिक्शन वाला। अच्छा, वो तो बहुत ही भयानक सवाल था, है ना? या कभी ड्रामाटर्जी अगर पूछ लिया, वो भी इंसान नहीं पढ़ के जाता। कभी ग्रीन केमिस्ट्री पूछ लिया है, कभी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स पूछ लिया। तो जो इंसान ने नहीं पढ़ा होता, ठीक है, उसको कैसे टैकल करे पेपर में? और बहुत सारे ऑफन टाइम्स इंक्रीजिंगली उसको कंपलसरी कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ अगर नहीं पढ़ा हुआ और छोड़ सकते हो तो छोड़ो, बट यदि कंपलसरी है तो इनको कैसे टैकल किया जाए? उसके लिए तो सर जो आपने कहा उसी को मैं बोलूँगा। एक लड़का मिला था, उसका सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग मेरे से बहुत बेटर था। जिस साल मैंने 297 आए थे, उसके 220 या 30 नंबर थे। उस साल एक क्वेश्चन आया था कि इंडिया में हिंदू रिलीजन के अलावा भी और रिलीजन में कास्ट है क्या? तो उसने, उस स्टूडेंट ने क्या किया, तो उसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म का डिफरेंस लिख दिया था। ओके। तो मुझे जो लगा शायद इसी वजह से उसके नंबर नहीं है। अब कई बार जो है ना, आपको अगर बिल्कुल भी क्लू नहीं है, मतलब कोई भी क्लू नहीं है, तो आपको फिर भी, तो पहली बात तो अगर आपको बिल्कुल क्लू नहीं है तो छोड़ दो। थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग रहा है कि फैमिली प्रैक्टिसेस
थोड़ा आपने उस पे फैमिली को डिफाइन किया, फैमिली प्रैक्टिसेस क्या क्या होती है, कुछ अगर आपको लग गया कि अच्छा फैमिली प्रैक्टिसेस होती हैं कि साथ में डाइनिंग करना, साथ में टाइम स्पेंड करना, हॉलीडे जाना, तो वो लिख दिया। नहीं, जो आप बताओ आपने क्या किया था? आपने भी तो दिया था वो वाला मैंने पेपर। सर वो फैमिली को डिफाइन किया था, हाँ। फैमिली पे 1-2 पर्सपेक्टिव लिखे, 1-2 फैमिली के फंक्शन लिख दिए कि हाँ, क्या-क्या फंक्शन है। अगर एग्जामिनर को चेक करते हुए दया आ गई कि हाँ, इतना लिखा 2 है तो नंबर दे, कुछ एक 2 दो नंबर, नंबर 2.5 नंबर दे दो। दे देगा। और बाकी सर तो इस तरीके से इसको मैनेज करना है। बाकी सर ये ग्रीन केमिस्ट्री और इस तरीके के क्वेश्चन तो ये बिल्कुल ही अलग तरीके के क्वेश्चन है, और इनमें तो सर हमें लगता है चॉइस भी होती है। ये बाद में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 साइड आते हैं। और पिछले 2 साल से एक और ट्रेंड देखा है कि अब वो कोर थ्योरी नहीं पूछ रहा है। अब वो ये नहीं पूछेगा कि दरखीम का सुसाइड लिखो। अब वो ये पूछेगा कि दरखीम का सुसाइड जो है, स्टूडेंट सुसाइड या फार्मर सुसाइड को एक्सप्लेन करने में कितना हेल्पफुल है या कितना रेलेवेंट है। जी। यहाँ पे ट्रिक है, इसी वजह से शायद मार्क्स कम हो रहे हैं। जी। तो अगर आप दरखीम का सुसाइड एक्सप्लेन करने चले गए जी। तो आप डिमांड मिस कर गए। पन्ने 3 ही, पहले 4 पन्ने होते थे। तो पहले स्कोप था कि अगर आप थोड़ा बहुत एस्ट्रे हो गए, थोड़ा बहुत भटक गए, फिर भी आप डिमांड एड्रेस कर दोगे। तो अभी क्या करना है, सुसाइड डिफाइन किया, सुसाइड की टाइपोलॉजी या तो ब्रीफ में लिख दी, या तो सुसाइड की टाइपोलॉजी की ये जो फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन और फोर्सेस ऑफ रेगुलेशन, जब आप फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन की हेडिंग के अंदर जब आप डाल रहे हैं कि अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, तो हेडिंग डालो अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, एक लाइन लिखो क्या होता है, फिर उसमें एनालाइज करो जाके कि क्या स्टूडेंट सुसाइड, क्या अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड हो सकता है, कि वो अपने आप को टू मच इंटीग्रेट कर लेते हैं उस ड्रीम के साथ में कि दे कांट इमेजिन अ लाइफ बियॉन्ड दैट अचीवमेंट। ये बताइए, एक आईएएस का डेली रूटीन क्या होता है, या टू बी आईएएस का डेली रूटीन क्या होता है प्रिपरेशन के दौरान? सर ऐसे कोई आइडियल डेली रूटीन बताना तो थोड़ा भ्रम भ्रम फैला सकता है। हर किसी का अपना होता है, किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है। बट ये है कि जो मेरा शेड्यूल था वो मैं बता देता हूँ। मैं धीरे-धीरे मैंने रात में भी पढ़ने का ट्राई किया, लेकिन रात में पढ़ने का ट्राई करने से क्या है कि अगर रात में पढ़ भी लो 2, 3, 4 बजे तक, तो सुबह जो है वो 11 बजे नींद खुलना। फिर वो अगले दिन पढ़ाई वही 2 ढाई बजे से ही शुरू हो पाती है। फिर आपको थकान सी रहती है। और दूसरी बात ये है कि जो एग्जामिनेशन होता है वो आपका डे में है। तो एग्जाम के पहले जो है ना रूटीन ठीक करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आप एग्जाम वाली नाइट को सो नहीं पाए ना, और प्री होता है भयानक गर्मी में, तो फिर वो जीएस वाला तो आप कर भी लोगे, मैनेज कर लोगे, सीसैट में दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थिंकिंग ध्यान रखनी पड़ती हैं, और मेंस में डे में होता है। तो मेरा जो रूटीन था वो सवेरे अर्ली मॉर्निंग उठना और वही 8 बजे के आसपास पढ़ाई शुरू कर देना। मॉर्निंग मीटिंग में न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लिया और कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया। उसके बाद नहाया धुला, लंच किया, सो गया। उसके बाद पे 7-8 घंटे फिर पढ़ाई होती है अच्छे से। मॉर्निंग में न्यूज़पेपर हो गया, 1-2 घंटा और हो गया। या किसी दिन जल्दी उठ गए 6 बजे, तो मॉर्निंग मीटिंग में ही 4-5 घंटा खींच दिया। उसके बाद लंच करने के बाद भी 6-7 घंटा पढ़ाई हो गई, तो वो मतलब वो बेस्ट डे हो गया। और नॉर्मल एवरेज डे में तो यही है कि सवेरे मीटिंग सिर्फ न्यूज़पेपर हो पाएगा और शाम को 6-7 घंटे हो पाएगा। लेकिन सर एक बात वही है कि जो एक बात सभी लोगों को एक कुछ ना कुछ अपना मिनिमम थ्रेशोल्ड बना लीजिए कि 7 आवर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है। वो 7 आवर्स मतलब कि ये वाले नहीं होने चाहिए, उसमें न्यूज़पेपर इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। एक आशुतोष, ये बताइए बेटे कि ना इतनी सारी चीजें याद रखनी पड़ती हैं, जो बड़ा एक ओवरवेलमिंग सा होता है बहुत सारे बच्चों के लिए। जी, जी। और वो इंसान ऊपर से भूलता रहता है। जी। आप एक्स पढ़ोगे 40% याद रहेगा जी, शुरू जी, शुरू में, जी, फिर जी। 50% रहेगा धीरे जी। धीरे। तो एक तो क्या है, मल्टीपल रिविजन्स करने ही पड़ते हैं। जी। उसके अलावा कोई गुर पैतरे तरीके हैं जिससे इंसान रिटेन कर पाए ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन? पैतरे तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। पहली बात तो ये है कि रिवीजन सबको करना चाहिए। रिवीजन एक हार्ट ब्रेकिंग प्रोसेस होता है। कई बार हम उससे दूर भागते हैं, क्यों? क्योंकि रिवीजन बहुत ही पेनफुल होता है। आपने किसी सब्जेक्ट को 30 दिन 40 दिन दिए और दोबारा पढ़ने गए, सिर्फ 10-15% बचा है। पहले रिवीजन में तो यही होगा। तो पहले रिवीजन तो पहले 1-1.5 साल तो मैंने रिवीजन ही नहीं किया, सिर्फ पढ़ता रहा। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ रहा था तो बहुत बुरा लग रहा था, तो भूल जा रहा हूँ। तो रिवीजन करने हैं। और रिवीजन जब आप कर रहे हैं ना, तो अपनी एक्सपेक्टेशन आप ना डाउन थोड़ा सा नॉर्मल रखिए। रिवीजन 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो 2 क्राइटेरिया रखिए जज करने के। एक तो क्या आपको कोर कॉन्सेप्ट याद रह रहे हैं कि नहीं, और दूसरा ये है कोर कॉन्सेप्ट प्लस उसकी लैंग्वेज। तो लैंग्वेज जो है ना, वो जब 6, 7, 8 रिवीजन हो जाएंगे तब याद रहेगी। अगर आपको कोर कॉन्सेप्ट याद रह रहे हैं तो इसका मतलब आप जो है इत्मीनान ले सकते हैं, आप कंटेंटमेंट पे जा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
रही बात पैंतरे की और ट्रिक की, तो एक छोटा सा ट्रिक है कि जैसे आप मान लो पॉलिटी आपने पढ़ लिया, इसके बाद आप जैसे इकोनॉमी पढ़ने गए, तो जब आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी के कुछ प्रीलिम्स के पीवाईक्यू सॉल्व करते रहिए। इससे क्या है ना कि पॉलिटी के कोर कॉन्सेप्ट के आप टच में रहेंगे, और वही इंपॉर्टेंट है मेनली। लैंग्वेज तो बहुत थोड़ा थोड़ा 2-3 साल लगता है जब आप एग्जैक्ट लैंग्वेज याद रहती है। कोर कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहेंगे, और पीवाईक्यू के थ्रू वो कोर कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं रिवाइज होते रहते हैं। पॉलिटी इकोनॉमी दोनों हो गया, तो इकोनॉमी तो आपने अभी ताज़ा ताज़ा पढ़ा, पॉलिटी को 5 दिन लगा के रिवाइज कर लीजिए। अब आपके पॉलिटी और इकोनॉमी दोनों एक टाइम पे कंसोलिडेट हो गया। आशुतोष बेटे, ये बताइए, कोई आपके हिसाब से कोई बहुत पॉपुलर मिथ्स जो यूपीएससी एग्जाम को लेके प्रचलित हैं, उनको आप ब्रेक कीजिए। आपके हिसाब से ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको बहुत लोग मानते हैं, शायद आप भी मानते हो किसी अर्ली टाइम ऑफ योर प्रिपरेशन में, बाद में आपको रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं है? 14 घंटे पढ़ना चाहिए। 8 to 9 आवर्स के बियॉन्ड पढ़ना प्रोडक्टिव वे में ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। और 14 घंटे ठीक है आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो 3-4 दिन ही पढ़ पाएंगे। वीक में 7 डे होते हैं, अगर आप 6 दिन अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप 8 घंटा पढ़िए, या फिर आप 1 महीना तक ही उसको सस्टेन कर पाएंगे। यूपीएससी प्रिपरेशन जो है कहीं ना कहीं 18 से 19 महीने की हो जाती है, वो आप 14 घंटे में नहीं मैनेज कर पाएंगे। दूसरी बार में तुम तो बहुत होशियार हो, पहले ही अटेम्प्ट में निकाल लोगे। तो इस चक्कर में क्या होता है, पहले अटेम्प्ट में टू मच प्रेशर हो जाता है, कोचिंग भी करना, ऑप्शनल की भी कोचिंग करना, जीएस की भी, फिर ये भी कोशिश करना कि आंसर राइटिंग भी हो जाए, पीवाईक्यू भी हो जाए, एनसीईआरटी भी हो जाए जी। और फिर इस प्रेशर के साथ जानना कि पहले अटेम्प्ट में निकालना है, थोड़ा सा ह्यूमनली डिफिकल्ट है। तीसरा ये कि कोचिंग भी लिया हुआ है, उसके बाद भी स्टैंडर्ड बुक, एनसीईआरटी, ये सारा कुछ पढ़ा। एनसीईआरटी तो फिर भी ठीक है, कोचिंग के बाद भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ना थोड़ा मुझे कम जचता है, क्योंकि अगर कोचिंग वाले कुछ प्रिंटेड मटेरियल दे रहे हैं, और एक तो स्टूडेंट को भी उन पर ट्रस्ट करना चाहिए कि वो प्रिंटेड मटेरियल अच्छा होगा, और कोचिंग वालों को भी थोड़ा वो मेंटेन करना चाहिए कि उसमें सारी स्टैंडर्ड बुक और सारा रेलेवेंट कंटेंट दिया हो। इससे क्या ना, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट बचता है। प्रिंटेड बुक्स भी पढ़ रहे हैं, फिर स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ रहे हैं, और क्लास नोट्स भी पढ़ रहे हैं, फिर कोचिंग पढ़ने का फायदा क्या हुआ? इससे क्या मल्टीप्लिसिटी ऑफ एफर्ट बढ़ जाता है। इससे अच्छा तो मैं ही था, कोचिंग नहीं पढ़ा। एक ये रहता है कि करंट अफेयर का बहुत ज्यादा मिथ रहता है सर। करंट अफेयर और करंट अफेयर का नोट जो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज मत बनाइए। मंथली मैगजीन है, वो आपका नोट ही तो है। न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे, उसकी वीडियो भी देखेंगे, मंथली मैगजीन भी करेंगे, नहीं करना है। सही बात है। सिर्फ न्यूज़पेपर आप रेगुलरली पढ़िए, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि आपका मन नहीं भर रहा है, मंथली मैगजीन कर लीजिए। मन नहीं भर रहा, मोर देन सफिशिएंट। न्यूज़पेपर जो है ना, वो बहुत अच्छा सोर्स है मेंस के लिए। तो आप उसके नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट होते हैं नोट्स बनाना, लेकिन जब तक आपने मेंस के पीवाईक्यू नहीं देखे हैं, तब तक आपको मालूम ही नहीं कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, बहुत सारी कमेटीज की रिपोर्ट आ रही हैं, तो अगर आपने पेपर देखा तब आपको आइडिया है कि वो बार बार पूछता है कि पार्लियामेंट्री कमेटी की फंक्शनिंग क्या है, वो गवर्नमेंट को, वो एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल इंश्योर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। लेजिस्लेचर की फंक्शनिंग पे बार बार क्वेश्चन पूछता है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल इंश्योर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये सारी चीज़ें जो है ना, वो जब आपने मेंस का एक बार पीवाईक्यू देखा है, तब आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा पार्ट जो है वो रेलिवेंट है। जो लोग स्टार्ट किए प्रिपरेशन के लिए, नोट्स बनाना एसेंशियल नहीं है। और दूसरी बात, कौन सा न्यूज़पेपर, कोई भी पढ़ो, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दोनों ही बहुत ही अच्छे न्यूज़पेपर हैं। न्यूज़पेपर जिन्होंने स्टार्ट किया है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, स्टार्टिंग हो सकता है ना समझ में आए, क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या है ना कि पॉलिटी और इकोनॉमी से 70% न्यूज़पेपर भरा होता है, 20% करीब करीब आईआर रहता है। तो जब तक आपका पॉलिटी और इकोनॉमी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन जब वो एक बार हो जाएगा ना, फिर आपको समझ में आने लगेगा। फिर आपके लिए न्यूज़पेपर जो है ना, वो बहुत अच्छा सोर्स ऑफ रिवीजन है। मान लीजिए अभी मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की मीटिंग हो गई, आरबीआई की, पूरा जो है मनी बैंकिंग फाइनेंस रिवाइज करने का बेस्ट सोर्स है वो, कि रेपो रेट है, रेपो रेट इंक्रीज होता है तो क्यों होता है, क्यों इंक्रीज किया गया, क्यों डिक्रीज किया गया, उसके ऊपर एडिटोरियल आएगा। 2-3 महीने में जो है इकोनॉमी का डेटा आया करता है, जीडीपी का, क्यों जीडीपी बढ़ी, क्यों कम हुई। मैं ये नहीं कहता हूँ रिएक्टिव अप्रोच रखिए, जीडीपी पढ़ के पहले रखिए, लेकिन वो आपका रिवीजन हो जाएगा कि जीडीपी में कौन कौन से सेक्टर हैं, एक्सपोर्ट बढ़ा तो क्यों बढ़ा, एक्सपोर्ट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन वो कम हो गया क्या, क्यों कम हो गया। कई बार ऐसे क्वेश्चन प्री में आते हैं,
तो ये आपका सोर्स ऑफ रिवीजन है न्यूज़पेपर बहुत ही अच्छा। आशुतोष ये बताइए कि किस प्रकार की पर्सनालिटी इंसान की होनी चाहिए अगर आपको जेन्युइनली सिंसियरली यूपीएससी प्रिपरेशन करनी चाहिए? मतलब कोई ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो आप कह सकते हैं कि इस प्रकार के व्यक्ति को करनी चाहिए और इस प्रकार के व्यक्ति को शायद नहीं पढ़ना चाहिए? मैं एक वर्ड बोलूँगा, प्रॉब्लम सॉल्वर। हम्म ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये हम्म जो भी मिथ्स हैं या जो भी हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। मान लो आपको पॉलिटी नहीं आ रही है, तो वो एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के हमें 3 तरीके निकालने हैं। ये इस टीचर का वीडियो देख लेना है या ये बुक देख लेना है। कोई भी चीज़ है ना, वो एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना वो एक चाहिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। जितनी भी चीज़ें हैं, यूपीएससी में मेंस में नंबर नहीं आ रहे, जैसे मेरे नंबर नहीं आ रहे थे। इस बार मैंने हर जीएस पेपर के 6 टेस्ट लगाए, 24 टेस्ट ये हो गए। पीवाईक्यू सॉल्व किया मैंने इस बार, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का पीवाईक्यू, डिजास्टर मैनेजमेंट का पीवाईक्यू, सोसाइटी का पीवाईक्यू, पॉवर्टी हंगर एजुकेशन का पीवाईक्यू। लास्ट ईयर वाले अटेम्प्ट में मैंने जीएस 2 और जीएस 4 के सारे पीवाईक्यू सॉल्व किए थे, वो इस बार ही रिवाइज किए। तो आपको प्रॉब्लम है, मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे, उसका सॉल्यूशन निकालना है। सही बात। ये एग्जाम भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में भी जाना है वहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशन निकालने हैं। तो अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होगा तो हो जाएगा, लेकिन अगर प्रॉब्लम से भागने का एटीट्यूड, ओवर थिंकिंग का, परेशान हो जाने का, हाथ पैर फूल जाने, देखो थोड़ा बहुत हर कोई परेशान होता है, लेकिन क्या आप उसके बाद एक्शन पे उतर पा रहे हो कि नहीं? सही बात है। एक्शन ओरिएंटेशन है कि नहीं, ये शायद नहीं। वेरी गुड। एक ये बताइए कि मतलब अब जब क्लियर हो गया, व्हाट वुड यू हैव डन डिफरेंटली अगर आपको स्टार्ट कर रहे होते और आपको ये सारी जो भी आपका एक्सपीरियंस और ज्ञान है वो होता, है ना? ज्ञान मतलब सब्जेक्ट्स का नहीं, जी जी। पर अनुभव। तो आप क्या चीज़ अलग करते, क्या गलतियां अवॉइड करते? एक तो सर यही है कि मल्टीपल सोर्सेस पे जाने के बजाय 2-3 सोर्स तक की लिमिट पे रख के और परफेक्शन का वेट ना करके पीवाईक्यू आंसर राइटिंग सॉल्व करते हैं मेंस की। क्योंकि क्या है ना, जब आप आंसर लिखते हैं ना, तो एक शऊर, एक एटिकेट डेवलप होता है, समझ डेवलप होती है कि कैसे उसी कंटेंट को मोल्ड करना है, कैसे कीवर्ड के अकॉर्डिंग आंसर को मोल्ड करना है, कैसे प्रोपोर्शनैलिटी में एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन रहेंगे, 3 डिमांड्स रहेंगी, कैसे हर पार्ट को इक्वली इम्पोर्टेंस देना है। आपने मान लो एक पार्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया, 2 पार्ट को छोटी-छोटी इंपॉर्टेंस कर दे दी, लेकिन नंबर तो सबके बराबर है। क्वेश्चंस में, जीएस में कई बार क्या होता है, पहले ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट होता है, फिर बाद में क्वेश्चन पूछेंगे। मैं क्या करता था, वो ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, पूरा 1 पन्ना। तो कोर डिमांड को आंसर करने के लिए सिर्फ 1 पन्ना बचा या 2 पन्ना बचे, तो वो कंप्रोमाइज हो जाता था। कहीं ना कहीं एक ईगो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ईगो एक खराब चीज़ नहीं, अच्छी भी चीज़ है, ईगो बहुत अच्छी चीज़ है। बट खराब चीज़ वो तब हो जाती है जब जैसे आपकी कॉपी इवेल्यूएट होके आई, खराब नंबर आ गए, तो आप 2 अप्रोच है उसको लेने की। एक तो ये अप्रोच है कि टीचर ने गलत माइंडसेट से कॉपी चेक कर दी, टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, मेरी राइटिंग में भी कमी निकाल रहा है, मैंने तो बहुत अच्छा आंसर लिया था, टीचर ये नंबर कम ही देता है, मेरा आंसर बैठता। दूसरा ये हो सकता है कि शायद मेरे अंदर कुछ कमी हो, वर्क करते हैं जा करके। तो कई बार जो है ना, वो मैं बाद वाले में जा पा रहा था, सेकंड ऑप्शन में जा रहा था। मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, मुझे बहुत सही टॉपिक पे आता है, लेकिन आंसर में वो फंडामेंटल मिस्टेक्स हो रही थी कि मैं वो जो ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट को ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया या प्रोपोर्शनैलिटी को मेंटेन नहीं कर पाया, तो नंबर कैसे टीचर दे? अगर आपने सारे पार्ट को एडिक्वेटली एड्रेस ही नहीं किया है, तो कैसे टीचर ज़्यादा नंबर दे दे? या जो वो ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट है, आप अगर उसी को ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हो और डिमांड पे बहुत थोड़ा-थोड़ा लिख रहे हो, तो कहाँ से नंबर दे दे? तो ये थोड़ा अपनी कॉपी को थोड़ा मेंटर से इवैल्यूएट कराना, उनसे अपनी कॉपी को दिखवाना कि क्या कमियाँ हैं, तो उससे थोड़ा ईगो कम होता है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट का स्कोप बढ़ता है। बिल्कुल, मतलब क्रिटिसिज्म को आप कंस्ट्रक्टिवली ले, हाँ, है ना? तो उससे कुछ सीखें कि भैया हाँ, अब उस बंदे का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट तो है नहीं आपको कम नंबर देने का, या जी, जी, जी। बट नहीं, बट you have to take the feedback with a pinch of salt, हाँ, apply your mind and हाँ। then use it constructively। जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये सही बात है, वो जो सही बात होती है वो पता चल जाती है। हाँ जैसे मेरा एक फ्रेंड है, तो वो एसे की कहीं मेंटरशिप लेने गया, तो उस टीचर ने इतनी उसके ऊपर गुस्सा निकाल दी कि तुम्हारी तो इंग्लिश भी वीक है, तुम तो ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हो, ऐसे बाद में लिखो, पहले मेरी ग्रामर की क्लास अटेंड करो आकर के। तो कोई भी समझ जाएगा इस एडवाइस को पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना है कि सही बात है, हटा ही देना। अब आप जब जिस समय आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं, आप भी एक ग्रोन अप एडल्ट है ना, तो इतना तो वन कैन थिंक फॉर वन सेल्फ। ये बताइए, इतने साल लगे सक्सेस में, तो
कभी मन में आया कि छोड़ो यार, क्विट करने का, हताश हो गए या कुछ भी? मैं हताश तो बहुत ज़्यादा हुआ हूँ, हम्म। लेकिन क्विट करने का मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरे पापा फार्मर हैं और उन्होंने इतना सारा इन्वेस्ट मेरे ऊपर लगाया, मेरी पढ़ाई में लगाया, सिर्फ इसलिए लगाया कि मुझे फार्मिंग ना करनी पड़े। तो मेरे पास या तो स्वर्ग पे चढ़ने का रास्ता था या तो पाताल लोक में गिरने का रास्ता था। तो जब भी मैं डिमोटिवेट होता था, मैं गाँव घुमाता था या पापा से बात करता, तो उससे पता चलता है कि आप इस लाइफ को अवॉइड करके वहाँ पे चढ़ना चाहते हो। तो फॉल बैक ऑप्शन एक तो मैंने अपने आप को दिया भी नहीं था, कोई ऑप्शन भी रखा भी नहीं था। तो एक तो इससे ये था कि यही है जो है, इसी में 100% देना है। लेकिन हर कोई इस अप्रोच से जाए वो अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत प्रेशर मेरे ऊपर रहा है, बहुत परेशान रहा हूँ। तो अभी इस बार भी इंटरव्यू देने के बाद आप बहुत ज़्यादा आलू परेशान। की खेती करके आए थे या? हाँ, मतलब कि पापा खेती करते हैं तो थोड़ा हेल्प करने गए थे वहाँ पे। तो ये तो अपनी पार्ट ऑफ लाइफ है एंड आई एम प्राउड टू बी सन ऑफ ए फार्मर। आशुतोष बेटा, बताइए आपके फैमिली का, पर्टिकुलरली आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा है? क्योंकि विजिबल जो चेहरा होगा इस सक्सेस का वो आपका होगा, जी, बट आई एम श्योर उनका भी उतना ही, शायद ज़्यादा ही उनको श्रेय बहुत जाना ज़्यादा चाहिए। सर, बहुत ज़्यादा, हम्म। बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक किसान आदमी जो है अपने बेटे को वो हिंदू कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं, ग्रेजुएशन के लिए नहीं भेजता है, हम्म। वो कानपुर में नहीं पढ़ाता है। हम्म। तो पापा का एक बहुत ही बड़ा रोल रहा है, उनको लेकर रहा है कि पढ़ाई के लिए मैं जब भी पैसे माँगूँ, वो कहीं से भी अरेंज करें, बट पैसे मुझे टाइम से पहले ही मिल जाएँगे। मतलब मैं ये कोई ब्रेक करने की बात नहीं, मेरा मंथ का रेंट का महीना होता है 25 तारीख को, लेकिन मैं हमेशा 20 तारीख से पहले पेमेंट करता हूँ। क्योंकि पापा को रहता है कि पहले, हम्म। और सिर्फ़ पापा का योगदान नहीं रहा, मेरे दादी-बाबा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम्म। जो है बाबा मेरे पापा का हमेशा सपोर्ट किए और दादी जो हैं, मैं जब कानपुर में पढ़ रहा था वो मेरे साथ रहीं और 4-4 बुढ़ापे की एज में 4 बजे भी उठ के उन्होंने मेरे लिए चाय बना दी है कि मुझे ट्यूशन जाना है, कोचिंग जाना है। तो उन सभी लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। चाचा का योगदान रहा है, भाई-बहनों का योगदान रहा है, जो यहाँ मेरे साथ रहते रहे हैं, मुझे और काम नहीं करने दिए, सारा काम वही कर लिए। मैं सिर्फ़ बहुत पढ़ाई में नहीं बढ़िया। लगा हुआ हूँ। सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। टीचर्स का, मेंटोर्स का योगदान है, फ्रेंड्स का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि मेरा एक तो लर्निंग का अप्रोच रहा है, ऊपर से मेरा थोड़ा क्या है कि मैं ऑब्सेस हो जाता हूँ चीज़ों से। तो मेरे जो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बहुत रोल प्ले किया मुझे सँवारने में, काढ़ने में। टीचर्स ने बहुत रोल प्ले किया है। चलिए, तो आपके साथ साथ उन सबको भी बिल्कुल बहुत बधाइयाँ। जी, जी। एंड आशुतोष, ये बताइए, कोई भी ऐसी पोयम, कोई गाना हुँ। जो आपकी इमोशनल स्टेट को अच्छा कैप्चर करता हो, या जिससे आपको एक प्रेरणा मिलती हो टू कीप कैरिंग ऑन ड्यूरिंग दिस लॉन्ग जर्नी? आप तो काफ़ी वाइडली रेड भी हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं सर, और जो है सबसे ज़्यादा चीज़, अगर कोई चीज़ मुझे प्रेरणा करती है, तो गीता को मैं पढ़ता रहता हूँ। हम्म। तो गीता मुझे इंस्पायर करती है कि, और बुद्धा की टीचिंग, जब भी मैं प्रॉब्लम में होता हूँ, परेशान होता हूँ, तो फिर बुद्धा की जो टीचिंग है कि जीवन दुःखमय है। हम्म। तो अगर मैं यहाँ दुःख में नहीं हूँगा ना, इस प्रिपरेशन में भले मान लो मैं दुःख में हूँ, ठीक है, परेशानी में, लेकिन अगर मैं ये प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँगा, तब भी कोई ना कोई प्रकार का दुःख रहेगा ही। हम्म। तो ये एक रियलाइज़ेशन कि डिफ़िकल्टी हर जगह है, सही बात। डिफ़िकल्टी हर जगह है। और शिवमंगल सिंह की पोएम जो है वरदान माँगूँगा नहीं, वो कई बार मैं सुनता रहा हूँ। एक अगेज, सुनाओ उनकी कोई पंक्तियाँ जो अभी उतनी आपको। ज़्यादा तो मुझे याद नहीं है सर। हम्म। और आगे की एक पोएम है, वो जिसमें उनका पूरा मैसेज ये होता है कि मैं अपने लिए आसानी नहीं माँगता हूँ, मैं अपने लिए काँटों का पथ माँगता हूँ, मैं ब इसी तरीके की वो भी पोएम है। हम्म। तो ये पोएम्स जो हैं काफ़ी मोटिवेशन करती रही हैं, और बाकी यही है, धीरे-धीरे स्पिरिचुअलिटी जो है ना, उसने मेरा हेल्प भी किया है। एक तो बुद्धा की टीचिंग, आचार्य प्रशांत जी को सुनना, अद्वैत वेदांत जो है, इन सब चीज़ों ने काफ़ी जो है सेंध रखा है मुझे इस प्रिपरेशन के दौरान, कि बहुत ज़्यादा टेंशन्स रही हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बहुत-बहुत शुक्रिया था।